नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत हिस्ट्री के YouTube चैनल पर मैं अमित फगेड़िया एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज हम क्लास 12th के जो इतिहास विषय में सिलेबस में बदलाव होकर आया है, या कहा जाए कि कोविड-19 की परिस्थितियों के चलते जो पाठ्यक्रम को सीमित कर दिया गया है, 40% घटा दिया गया है, उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारा प्रथम अध्याय है भारत का वैभवपूर्ण अतीत, तो प्रथम यूनिट के जो टॉपिक हटाए गए हैं उन पे बात करते हैं। तो जो टॉपिक हटा दिए गए हैं वे हैं वैदिक काल से महाजनपद काल तक समस्त शीर्षक, जिनमें हम वैदिक कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जो भी है स्थितियों पे बात करते थे वे अब हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब वैदिक काल से लेकर महाजनपद काल तक जो भी हम पढ़ रहे थे अब उसे हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। कक्षा 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, जबकि प्रथम अध्याय में से जो टॉपिक हम पढ़ेंगे या जिनमें से बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे उनकी बात की जाए तो ऐतिहासिक स्रोत का जो टॉपिक था उसे यथावत रखा गया है, उसे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न ग्रंथ, जिनमें चाहे कौटिल्य के अर्थशास्त्र हो, हेनचांग हो, कौटिल्य के अर्थशास्त्र हो, मुद्रा राक्षस हो, मिलिंदपन हो, जो हम ये किताबों की बात करते थे, इन सभी को सिलेबस में रखा गया है। ठीक है, साथ ही विदेशी यात्रियों का जो विवरण था, हेनचांग, फाइयान, इत्सिंग आदि जो विदेशी यात्री हमारे इतिहास के सिलेबस में थे, उन सभी को अभी भी कायम रखा गया है। ठीक है, वंशावली लेखन से संबंधित जो पैराग्राफ है उसे भी अभी कायम रखा गया है। पुरातात्विक साक्ष्य और पुरालेखीय जो साक्ष्य हैं उन्हें भी सिलेबस में सम्मिलित रखा गया है। ठीक है, दूसरी तरफ सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरीके से कायम रखा गया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः अभी भी सिलेबस में शामिल है। ठीक है, तो पहला अध्याय कौन सा था? भारत का वैभवपूर्ण अतीत। और इसमें से जो टॉपिक हटाया गया है वो कौन सा है? वैदिक काल से महाजनपद काल तक जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कला, साहित्य जो भी इससे संबंधित था उसे हमारे सिलेबस से, पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। किसको? वैदिक काल से महाजनपद काल वाले पोर्शन को। जबकि बाकी क्या रहा है? ऐतिहासिक स्रोत, जिनमें विभिन्न ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का वर्णन, वंशावली, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरालेखीय साक्ष्य, इनको साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता को सिलेबस में कायम रखा गया है। ये तो हुई पहले अध्याय की बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे अध्याय की। कक्षा 12 का इतिहास में जो दूसरा अध्याय था वह था भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। ठीक है, भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, जिसके अंतर्गत हम प्राचीन भारत में हर्षकालीन भारत, विजयनगर साम्राज्य, मौर्य काल, गुप्त काल, चोल काल आदि पे बात करते थे। लेकिन जो संशोधित पाठ्यक्रम आया है उसके अंतर्गत इसमें से एक तो क्या क्या हटा दिया गया है? ये क्रॉस जहां मैंने लगाया है वो टॉपिक हटा दिए गए हैं। ठीक है, रेड मार्कर का या पेन का जहां मैं प्रयोग कर रहा हूं वे टॉपिक इससे हटा दिए गए हैं। तो हर्षकालीन भारत में हम हर्ष के समय की जो भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जो भी स्थितियों पे हम बात करते थे, पढ़ाई करते थे, उनको अब सिलेबस से हटा दिया गया है, जिसके चलते बोर्ड एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दूसरा, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। इस विजयनगर साम्राज्य पे भी हमसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब जो संशोधित पाठ्यक्रम आया है उसमें से विजयनगर साम्राज्य को भी हटा दिया गया है। तो किस किस को हटा दिया गया है? हर्षकालीन भारत और विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अब नवीन पाठ्यक्रम के तहत सम्मिलित नहीं किया गया है, इसलिए इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो दूसरा अध्याय है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, इसमें से क्या आएगा? अगर ये बात की जाए क्या आएगा तो क्या आने वाले क्या क्या बचे हैं? मौर्य काल, गुप्त काल। ठीक है, मौर्य काल, गुप्त काल और चोल काल। ठीक है, मौर्य काल, गुप्त काल और चोल काल से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जो भी चीज़ें हम पहले पढ़ते हैं वह समस्त अभी भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित रखी गई हैं। उन सभी को अभी भी सम्मिलित रखा गया है, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अब महत्वपूर्ण क्या हो गया? मौर्य काल, गुप्त काल और
चोल काल, ठीक है। चोलकालीन प्रशासन, कला, साहित्य ये हमारे सिलेबस में थे और इन्हें अभी भी हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित रखा गया है, ठीक है। तो किस किस को शामिल रखा गया है? मौर्य काल को, गुप्त काल को और चोलकालीन कला, साहित्य और प्रशासन को, ठीक है। तीसरे अध्याय के अंतर्गत था बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम शक, कुषाण आदि जो बाहरी शक्तियां भारत में आती हैं उन पर अध्याय करते थे। अब इस तीसरे अध्याय को पूर्णतः हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। कौन से को? तीसरे अध्याय को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, ठीक है। मतलब बाह्य आक्रमण वाला जो पार्ट है, तीसरा पार्ट है, उसे अब सिलेबस में शामिल नहीं रखा गया है। इसका कोई टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, इसलिए बोर्ड एग्जाम में तीसरे पार्ट में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इस पे हम बात नहीं करेंगे, इसे हम क्लास में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये प्रथम 3 जो अध्याय थे उनकी बात हुई, ठीक है। अब अगले चौथा, पांचवा, छठा और सातवां अध्याय की हम बात करेंगे, ठीक है। अब साथियों हम चौथे अध्याय पे बात करें तो चौथे अध्याय के अंतर्गत जो अध्याय का नाम था वह मुगल आक्रमण, उद्देश्य एवं प्रभाव। तो इस अध्याय से जो टॉपिक हटा दिए गए हैं उनकी बात की जाए तो अरब आक्रमण के अंतर्गत जैसे पहले हम पढ़ते थे दाहिर सेन, नागभट्ट, बप्पा रावल, ठीक है। दाहिर सेन, नागभट्ट और सिंध शासक दाहिर सेन के बारे में पढ़ते थे। गुर्जर प्रतिहार शासक थे नागभट्ट, इनके बारे में बात करते थे, और मेवाड़ के बप्पा रावल। इसे अब सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। मतलब इससे कोई भी क्वेश्चन पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं रखा गया है, बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। दूसरा तुर्की आक्रमण, ठीक है। इसी अध्याय में हम तुर्की आक्रमण पे बात करते थे। तो तुर्कों का जब आक्रमण हुआ तो उनका प्रारंभिक जो संघर्ष था वो हमीर, रावल, रतन सिंह इनके साथ हुआ था, ठीक है। जब हम हमीर और रावल रतन सिंह की बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी जो था उसके साथ रावल रतन सिंह का संघर्ष, हमीर का जो संघर्ष था उसकी बात करते हैं, वह अब पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। इसलिए इससे भी बोर्ड परीक्षा में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। मतलब चौथे अध्याय मुगल आक्रमण, उद्देश्य और प्रभाव से दाहिर सेन, नागभट्ट, बप्पा रावल जो अरब आक्रमण के अंतर्गत आते थे उन्हें हटा दिया गया है। दूसरा तुर्की आक्रमण के तहत हमीर, रावल, रतन सिंह आदि को भी हटा दिया गया है। तो इस अध्याय में अब रहा क्या है जिस पे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे या जिसे पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। तो क्या क्या बाकी बचा है? पृथ्वीराज चौहान। कौन बाकी रहा है? पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश के शासक अजमेर और दिल्ली पे राज करते थे। पृथ्वीराज चौहान, तराइन के युद्ध में इनकी मोहम्मद गोरी के साथ लड़ाई हुई थी। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूछा जाएगा। राणा कुंभा, मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक राणा कुंभा, इनके बारे में पूछा जाएगा। इनकी राजनीतिक उपलब्धियों, कला, संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला है मुगल आक्रमण। तो यहाँ तक जो सल्तनत काल की है तब तक की बात चल रही है। अब हम बात करेंगे मुगलों के आगमन के बाद तो क्या हुआ, किसका संघर्ष हुआ? राणा सांगा, चंद्रसेन, महाराणा प्रताप और शिवाजी तथा पेशवा। इन सभी को अभी भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित रखा गया है, ठीक है। राणा सांगा की अगर हम बात करें तो बाबर जब भारत में आते हैं उस समय बाबर का संघर्ष हुआ था राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में, तो इसे पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित रखा गया है। मतलब खानवा का युद्ध, बाबर, राणा सांगा, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा राव चंद्रसेन मारवाड़ के प्रताप कहे जाने वाले या प्रताप के अग्रगामी कहे जाने वाले राव चंद्रसेन को भी सिलेबस में रखा गया है, ठीक है। ये जोधपुर वाला क्षेत्र ना, मारवाड़ वाला, वहाँ से संबंधित वहाँ के राजा थे, ठीक है। और इनका अकबर के साथ संघर्ष चला था, तो इन्हें भी किसके सिलेबस में शामिल रखा गया है और इन पे भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तीसरा महाराणा प्रताप, ठीक है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो संघर्ष हुआ था उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसे भी बोर्ड में सम्मिलित रखा गया है, ठीक है। अकबर के द्वारा 4 प्रस्ताव भेजकर महाराणा प्रताप को मनाने का प्रयास किया जाना, और जब किसी प्रकार की कोई संधि समझौता नहीं होता है तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध होता है, बाद में दिवेर का युद्ध होता है। इन सभी पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, इन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसे पाठ्यक्रम में शामिल रखा गया है। अगला टॉपिक है शिवाजी। महाराष्ट्र क्षेत्र के जो शासक हुए शिवाजी, उन्हें भी सिलेबस में शामिल रखा गया है। और इसके अतिरिक्त पेशवा, ठीक है, बालाजी विश्वनाथन, बाजीराव आदि जो पेशवा हुए उन पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
अब चौथे पाठ के अंतर्गत हमारी चर्चा हो गई किसे हटा दिया गया है और किसे सम्मिलित रखा गया है। अब हम बात करते हैं अध्याय 5 की, ठीक है, भारत में उपनिवेशवादी आक्रमण। ठीक है, तो भारत में उपनिवेशवादी आक्रमण के अंतर्गत जो उपनिवेशों का यहाँ पे प्रवेश हुआ, ठीक है, जिसके अंतर्गत पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रेंच, डच, ये सभी जो आए थे उनको सिलेबस से एक तरह से हटा दिया गया। ठीक है, इनके जो प्रारंभिक संघर्ष हुए, चाहे वो फ्रांसीसी कर्नाटक युद्धों में, चाहे आंग्ल मराठा संघर्ष, चाहे आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, बंगाल के नवाबों के साथ संघर्ष, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इन सभी को अब सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, इन सभी को क्या कर दिया गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है। तो 5वें अध्याय में बचा क्या, किसे सम्मिलित रखा गया है, तो 5वें अध्याय में 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति को सिलेबस में शामिल रखा गया है। इसे पूर्णतः शामिल रखा गया है, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब 1857 की क्रांति के कारण, परिणाम, प्रकृति, स्वरूप, इसके ऊपर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा, डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत। ठीक है, डलहौजी का व्यपगत का जो सिद्धांत है वह मूल रूप से 1857 की क्रांति से ही जुड़ा हुआ है, एक 1857 का एक मुख्य कारण रहा है। ये भी सिलेबस में सम्मिलित है और इस पर भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 5वें अध्याय में से केवल क्या हटाया गया है, उपनिवेशवादी आक्रमण। ठीक है, यूरोपियंस का या अंग्रेजों का जो विदेशी शक्तियां थी उनका भारत में आना, उन विदेशी शक्तियों में पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी ये सम्मिलित थे, इन्हें हटा दिया गया है। इनका विस्तार किस प्रकार हुआ उसे भी हटा दिया गया है, किस प्रकार इन्होंने भारतीय शक्तियों से संघर्ष किया उन्हें हटा दिया गया है। ठीक है, जबकि क्या शामिल रखा गया है, केवल 1857 की क्रांति और डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत इसके अंतर्गत सम्मिलित रखा गया है। अब हम बात करते हैं अध्याय, तो साथियों अध्याय 6 आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन या आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। इसके अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम में जो पोर्शन हटा दिया गया है, जो टॉपिक हटा दिए गए उनकी बात की जाए तो उन टॉपिक में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब है कि इस समय जो भी क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई, चाहे वह लाहौर षड्यंत्र केस हो, काकोरी कांड हो, ठीक है, सांडर्स हत्याकांड हो, कुछ भी हो, दिल्ली षड्यंत्र केस हो, उन सभी को अब क्रांतिकारी आंदोलन जो था उन्हें नवीन पाठ्यक्रम के तहत हटा दिया गया है। मतलब इससे अब बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। क्रांतिकारी संस्थाओं की अगर बात की जाए तो अभिनव भारत, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, HSRA, गदर पार्टी, इसे भी अब सिलेबस से हटा दिया गया है, नवीन पाठ्यक्रम में इसे स्थान नहीं दिया गया है। तो इस भाग से भी कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जनजातीय प्रतिरोध, जनजातीय प्रतिरोध के अंतर्गत हम बिरसा मुंडा, ठीक है, आदि का जो जनजातीय आंदोलन पढ़ते थे, भील आंदोलन पढ़ते थे, उन्हें अब सिलेबस में स्थान नहीं दिया गया है, इसे भी नवीन पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इस भाग से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, राजनीतिक अगर स्थिति की बात करें तो 1907 से लेकर 1919 के बीच की राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध एवं भारत के ऊपर इसका प्रभाव, यह हम पहले वाले पाठ्यक्रम के तहत पढ़ा करते थे, लेकिन नवीन पाठ्यक्रम में से इसे हटा दिया गया है, तो इस भाग से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। साथ ही जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता था उस पर भी पहले प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इसे अब नवीन पाठ्यक्रम में स्थान नहीं दिया गया है, जिसके चलते इस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 1919 से लेकर 1947 तक के इतिहास की जब हम बात करते थे तो इसमें हम खिलाफत आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय विश्व युद्ध एवं भारत आदि को भी पढ़ा करते थे, लेकिन नवीन पाठ्यक्रम में से खिलाफत आंदोलन को हटा दिया गया है। गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, गोलमेज प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 सम्मेलन हुए थे, ठीक है, इन्हें भी हटा दिया गया है। तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, 1939 से लेकर जो हम द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ा था भारत पर, उस पर बात करते थे। ठीक है, भारत पर इसका क्या प्रभाव था उसे भी अब नवीन पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन में अब इन टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इन्हें नवीन पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। नवीन पाठ्यक्रम में जिस टॉपिक को जिनको शामिल किया गया है या बोर्ड एग्जाम में जिन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे टॉपिक कौन कौन से हैं, ठीक है, जिनमें शामिल किया गया है सामाजिक आंदोलन, तो सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत हम ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, आदि पे बात करते थे, उन्हें अभी भी सिलेबस में शामिल रखा गया है। जब हम ब्रह्म समाज, आर्य समाज की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं स्वामी विवेकानंद, इन सभी को कोर्स में शामिल रखा गया है तथा इन पे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन वाला जो पार्ट था उसमें से केवल और केवल आज़ाद हिंद फौज,
ठीक है। आज़ाद हिंद फौज मतलब सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज को ही सम्मिलित रखा गया है, बाकी सभी क्रांतिकारी घटनाओं को हटा दिया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं जो राजनीतिक आंदोलन था उसकी, ठीक है। तो राजनीतिक जो आंदोलन था उसके अंतर्गत 1885 से पूर्व जो राजनीतिक संगठन बनाए गए, ठीक है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना तथा उससे पूर्व जो राजनीतिक संगठन थे उन्हें सिलेबस के अंतर्गत, पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित रखा गया है, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना मतलब कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई थी, कि ए.यू. ह्यूम के द्वारा की गई थी, 1885 में की गई थी। इसी सिलेबस के अंतर्गत शामिल किया गया है। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था, कांग्रेस की कार्यप्रणाली प्रारंभ में कैसे थी, ठीक है। तो इनको शामिल रखा गया है। अगला बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन या बंग भंग 1906 का जो बंगाल विभाजन हुआ था उसे सिलेबस में सम्मिलित रखा गया है, इसे शामिल रखा गया है। इस पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है कांग्रेस के आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। 1907 से लेकर 1919 के बीच कांग्रेस के आंतरिक प्रतिरोध, जैसे सूरत अधिवेशन या सूरत की प्रथम फूट, कांग्रेस का द्वितीय विभाजन, इन सभी को भी क्या सिलेबस में शामिल रखा गया है। कांग्रेस के आंतरिक प्रतिरोध से यहाँ पे मतलब है जो 1907 में सूरत अधिवेशन होता है उसमें कांग्रेस में आपसी फूट हो जाती है, दो भागों में व्यक्त हो जाती है, उदारवादी और उग्रवादी, उसको इसमें शामिल रखा गया है। उस संपूर्ण घटनाक्रम को शामिल रखा गया है, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन को भी इसमें शामिल रखा गया है। अगला है 1909, 1919, 1935, ठीक है। जब हम भारत के संवैधानिक विकास की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम इतिहास में 3 महत्वपूर्ण अधिवेशन की बात करते हैं, अधिनियम की बात करते हैं। तो उसमें प्रथम है 1909 का अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दूसरा 1919 का अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा है 1935 का अधिनियम, का अधिनियम, ठीक है। इन तीनों अधिनियमों को कोर्स में सम्मिलित रखा गया है, नवीन पाठ्यक्रम में इन्हें हिस्सा बनाया गया है। तो इन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। इसके साथ ही 1935 के अधिनियम के आधार पर जो आम चुनाव हुए थे और जिन प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ था उन्हें भी शामिल रखा गया है, ठीक है। तो प्रांतीय सरकारों का जो गठन हुआ था उन पे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम 1920 से लेकर 1947 के दौरान जो राजनीतिक स्थिति रही उस पर चर्चा करते हैं। तो उस पर हम असहयोग आंदोलन को शामिल रखा गया है, ठीक है। असहयोग आंदोलन के बाद में 1922 से लेकर 1930 तक जो घटनाक्रम रहा उसे भी शामिल किया गया है। तो 1922 से 30 के बीच क्या घटनाक्रम रहा, 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है। उसके बाद में स्वराज पार्टी का गठन, ठीक है, आम चुनाव, उसके बाद में साइमन कमीशन का भारत आना, ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध होना, इन सभी को किस में शामिल लिखा गया है, सिलेबस में शामिल रखा गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को भी नवीन पाठ्यक्रम में सम्मिलित रखा गया है। इस पर भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अंतिम रूप से भारत विभाजन, स्वतंत्रता एवं समस्याएं, ठीक है, जिसके अंतर्गत पूछा जाएगा कि भारत विभाजन के कारण क्या थे, ठीक है, इसके लिए कौन उत्तरदायी था। तो भारत विभाजन को शामिल रखा गया है। स्वतंत्रता, किस प्रकार भारत स्वतंत्र हुआ, 1947 का अधिनियम भी इसमें आएगा, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद की समस्याएं, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जो भारतीयों के समक्ष समस्याएं आई उन पे चर्चा जिस भाग के अंतर्गत की जाती है उसे कोर्स में शामिल किया गया है। अब 6 अध्याय या 6 यूनिट तक हमने बात कर ली है। तो आखिरी जो अध्याय है उस पे बात करते हुए आज की चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। तो आखिरी अध्याय है वह है 7वां अध्याय, ठीक है। 7वें अध्याय को पूर्णतः शामिल रखा गया है, ठीक है। जो 7वां अध्याय है ना उसको पूर्णतः शामिल रखा गया है। अध्याय का नाम क्या है 7वें का, राजस्थान स्वाधीनता
आंदोलन। ठीक है, 7वें अध्याय का क्या नाम है? राजस्थान स्वाधीनता आंदोलन। ठीक है, और इस अध्याय को पूर्णतः शामिल रखा गया है, इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं हटाया गया है। ठीक है, जिस प्रकार हम पहले तीसरे अध्याय की बात करते हैं जिसको पूर्णतः हटा दिया गया। ठीक है, तीसरा अध्याय कौन सा था? बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, उसे पूर्णतः पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जबकि 7वां अध्याय राजस्थान का स्वाधीनता आंदोलन, इसे पूर्णतः सिलेबस में पहले के समान ही कायम रखा गया है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई है। इसके अंतर्गत हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहला 1857 से लेकर 1947 का स्वाधीनता संग्राम। ठीक है, 1947 तक का स्वाधीनता संग्राम। ठीक है, कहाँ का? राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान में 1857 से लेकर 1947 का जो स्वाधीनता संग्राम था उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या शामिल हो जाएगा? 1857 की क्रांति, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, निमुचना किसान आंदोलन, प्रजान मंडल आंदोलन, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल रहेंगे। जबकि दूसरा 1947 से 1956 के बीच जो राजस्थान का एकीकरण हुआ उसे भी शामिल रखा गया है। तो दो टॉपिक कौन कौन से राजस्थान के अंदर? एकीकरण और स्वाधीनता संग्राम, इन्हें पूर्णतः शामिल रखा गया है, इनमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई है। ठीक है, ये जो नवीन पाठ्यक्रम निर्धारित हो के आया है उस पर हमने अभी बात की है। कुछ छात्रों को अभी तक ये समझ में नहीं आ पा रहा था कि इस निम्न में से कौन सा पार्ट हटा दिया गया है और कौन सा शामिल रखा गया है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि सभी छात्रों तक आसानी से इस सिलेबस को या नवीन पाठ्यक्रम को पहुंचाया जा सके। अब आप इसी पाठ्यक्रम के आधार पर आगे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें और अच्छे मार्क्स लेकर उत्तीर्ण हो, इसी कामना के साथ धन्यवाद।